इस टॉपिक में वसीयत से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे हम। आदेश है साथियों जगदीश प्रसाद बनाम राजीव सक्सेना। देखिए, यदि आप वसीयत करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे वसीयत कैंसिल ना हो। यदि वसीयत आप किसी की कैंसिल करवाना चाहते हैं तो एक जगदीश प्रसाद बनाम राजीव सक्सेना, एक आदेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार और यूपीआरसी सेक्शन 107, इनके बारे में बताएंगे कि वसीयत किन किन कंडीशंस पे आप कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही आदेश महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले साथियों कि अगर आपकी ज़मीन जो वसीयत मान लीजिए आप कैंसिल करवाना चाहते हो और उस वसीयत का आदेश जो है साथियों मान लीजिए असंक्रमणीय ज़मीन की वसीयत कर दी थी, तो इस आदेश से आप वो वसीयत कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा साथियों कि जैसे मान लीजिए कोई वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज चाहे तो दाखिल खारिज कैंसिल करवा सकते हैं, पहले वो सिविल कोर्ट जाए। ठीक है, फिर मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा ये जो है साथियों इस सेक्शंस के बारे में कि इन कंडीशन में वसीयत कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, 6 कंडीशन ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपके पिताजी ने या किसी व्यक्ति ने असंक्रमणीय जमीन की, पट्टे वाली जमीन की वसीयत कर दी है तो ये आदेश जानिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप वसीयत करवाने जा रहे हैं तो पट्टे वाली जमीन की वसीयत करवाइए, कैंसिल हो जाएगी इस आदेश के अनुसार। ठीक है, नामांतरण का आदेश क्या है? वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित, यानी कि वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज का आदेश पारित, वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया साथियों। ठीक है, नामांतरण आदेश पारित किया गया यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित किया गया। ठीक है, खातेदार वसीयत निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं था, यानी कि जिसने वसीयत की वो वसीयत करने के लिए सक्षम ही नहीं था। क्यों सक्षम नहीं था? क्योंकि प्रश्नगत भूमि पट्टे की थी। पट्टे की भूमि मान लीजिए पट्टे का पट्टेदारक है वो, ठीक है, आसामी खातेदार का वर्ग है, ठीक है, या मान लीजिए वो आसामी है या असंक्रमणी है, तो ऐसे में उन्हें राइट्स नहीं होता है कि उस जमीन का ट्रांसफर कर सके। जब वह तथ्य तहसीलदार के संज्ञान में आया तो नामांतरण आदेश वापस लिया गया। ठीक है, पट्टागत भूमि का न्यास में परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए क्या हुआ भाई कि असंक्रमणीय जमीन होगी या पट्टेदार वाली जमीन होगी, उसका किसी ने वसीयत कर दिया, उसका दाखिल खारिज भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है राजेंद्र प्रसाद बनाम राजीव सक्सेना, इसी ऑर्डर में ये कहा गया कि भाई अगर मान लीजिए पट्टे की जमीन है तो उसे बेचने का राइट्स ही नहीं, यानी कि वसीयत का राइट्स ही नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो है साथियों ये बिल्कुल इलीगल है वसीयत, इसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट का आदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए आप कोई ऐसी वसीयत कैंसिल करवाना चाहते हैं जिसमें असंक्रमणीय वसीयत की रजिस्ट्री की गई है। ठीक है, अब दूसरा आप देख लीजिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, वसीयत जिसके संबंध में दाखिल खारिज की कार्रवाई पोषणी नहीं है, यानी कि वे वसीयत जिनका दाखिल खारिज नहीं होगा, यानी कि वे वसीयत जो कैंसिल मानी जाएंगी। 6 पॉइंट देख लीजिए। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या आप इन आदेशों की कॉपी लेना चाहते हैं ले सकते हैं मेरे द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है साथियों। देखिए 7 वसीयत जिसके संबंध में कार्रवाई पोषणी नहीं है। पहला, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 107 के उल्लंघन निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य होगी, यानी कि वसीयत जो भी है इसका उल्लंघन किया गया 6 पॉइंट का तो शून्य, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य रहेगी, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, पहला, यदि विलेख अपंजीकृत है, ठीक है, और 2 गवाहों से अनप्रमाणित नहीं है। अगर साथियों वसीयत जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वसीयत का रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है, 2 गवाहों द्वारा पंजीकृत नहीं हुआ गया है, तो इसके थ्रू आप वसीयत कैंसिल करवा सकते हो। वो वसीयत प्रारंभ से ही शून्य। अगर वो व्यक्ति दाखिल खारिज करवा रहा है तो इस आदेश की पीडीएफ ले लीजिए और लगा दीजिए। ठीक है, तहसीलदार की जो भी मान लीजिए जब आपकी हियरिंग हो तब, ठीक है, तो ये आपके काम आ जाएगा। दूसरा है, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय भूमिधर वाले भूमिधर द्वारा किया गया है, धारा 76(2), धारा 76(3), यानी कि ये इसी आदेश पे आके टिक गया। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने असंक्रमणीय जमीन का मान लीजिए वसीयत कर दिया है, असंक्रमणीय सरकारी पट्टेदार आसामी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत प्रारंभ से ही शून्य, कोई उसकी मान्यता बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है जी, अब इसके बाद साथियों हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है, वही बात फिर आ गई कि देखिए खातेदार के कई वर्ग होते हैं,
मान लीजिए कोई संक्रमणी होता है, कोई असंक्रमणी होता है, कोई आसामी होता है, कोई सरकारी पट्टेदारक होता है, तो बेचने का राइट्स, वसीयत का राइट्स, दान पत्र का राइट्स केवल श्रेणी नंबर 1 का यानी कि संक्रमणी वालों को रहता है। अगर मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हो फिर भी श्रेणी नंबर चेक करिए, ठीक है ना। फोर्थ, यदि निष्पादक अनुसूचित जाति से संबंधित है और राजस्व संहिता की धारा 98 के उल्लंघन में वसीयत का निष्पादन किया है तो ऐसी कंडीशन में वसीयत कैंसिल। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं कि कई लोग वही सातर अपना दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना SC ST की ज़मीन जो है हम बैनामा करा नहीं सकते, तो SC ST ज़मीन की जो है वसीयत ही करवा लें, ठीक है। तो वो वसीयत ये देखिए पॉइंट 4 जो धारा 107 सबसेक्शन 4 जो है इसका ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने SC ST की ज़मीन SC ST वर्ग के व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाई और बिना कलेक्टर के परमिशन के आपने करवा लिया, आप अदर कास्ट से हैं, तो कैंसिल हो जाएगी वसीयत। वो प्रारंभ से ही शून्य है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। अगर SC ST की ज़मीन खरीद रहे हो तो कलेक्टर से परमिशन लीजिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है साथियों, वो देख लीजिए। यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसके द्वारा निष्पादित वसीयत संहिता के 99 के उल्लंघन द्वारा करता है तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत कैंसिल। देखिए ये तो था साथियों अनुसूचित जाति के लिए, ये है अनुसूचित जनजाति के लिए। यानी कि मैंने एक टाइम पे ही बोल दिया कि अगर आप SC ST वर्ग के व्यक्ति से वसीयत करवाते तो वो वसीयत बिल्कुल बेकार है। हाँ, आप कलेक्टर की परमिशन ले लीजिए लिखित, उसके बाद आप करवा लीजिएगा, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे 6 पॉइंट पर, फिर उसके बाद एक बात और करेंगे अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार। उस केस में ये आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर कोई वसीयत के आधार पर नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज चाह रहा है तो सबसे पहले सिविल कोर्ट आना चाहिए, वो भी मैं अभी बात करूंगा। 6 पॉइंट क्या है, यदि वसीयत का निष्पादक राजस्व संहिता की धारा 113 के उल्लंघन के किया गया है तो फिर भी साथियों वसीयत जो है वो कैंसिल मानी जाएगी। दूसरी बात, क्योंकि वसीयत अंतरण की संज्ञा में प्रदान नहीं की जाती है, यानी कि वसीयत एक अंतरण नहीं माना गया है। वसीयत जो भी संपत्ति प्राप्त होती है वसीयत उत्तराधिकार के तौर पे प्राप्त मानी जाती है, ठीक है साथियों। तो ये जो है इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, जब भी वसीयत कराएं तो ये चीज़ें चेक करें। और दूसरी बात, वसीयत जब भी आप कराएं तो उसमें कुछ फैक्ट्स डाल दें, जिस व्यक्ति को आप छोड़ रहे हो उसे क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को आप संपत्ति दे रहे हो क्यों दे रहे हो। और जब वसीयत के आधार पर जब आप चैलेंज करते हो कोर्ट में तो उसमें ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा समय हो गया, डिले हो गई वसीयत, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत संदेहात्मक प्रतीक होगी और वसीयत के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र आपका खारिज किया जा सकता है, ठीक है साथियों। और बाकी मान लीजिए आपका कोई भी लीगल क्वेश्चन है या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाहते हैं या मान लीजिए आप इसकी आदेश की PDF वगैरह में ये प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।